हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ए से विक्ट्री वर्ल्ड में। कैसे हो आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो कि 21 से लेकर 24 जुलाई तक ना करंट अफेयर रहेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही है ये पूछा गया, कौन सा कथन सही है, कौन से 72 राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार है उनमें से। फर्स्ट है यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। यहाँ पे अपन को याद क्या रखना है, एक तो है यामी गौतम, ठीक है, जिनको पुरस्कार मिला है। एक फिल्म का नाम है आर्टिकल 370, क्लियर। और एक यहाँ पे ये रखना है कि सर्वश्रेष्ठ कौन सी है फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। यामी गौतम की फिल्म है आर्टिकल 370 को कौन सा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। और नेक्स्ट है राजकुमार राव की फिल्म का नाम है श्रीकांत, इसको क्या है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है नाग अश्वनी की मूवी कौन सी है, कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार फिल्म का पुरस्कार मिला। कल्कि ये नाम है फिल्म का, कल्कि 2898 एडी, इसको क्या सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। और नेक्स्ट है यामी गौतम की एक फिल्म है आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। अब इन चारों में से पूछा गया है इसमें से सही कथन कौन सा है, क्या ए व बी सही है या फिर बी सी, थर्ड है ए बी सी और फोर्थ है ओनली सी और डी। यहाँ कौन सा सही है। गौतम की फिल्म है आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ कौन सा फीचर फिल्म पुरस्कार मिला, ये याद रखना है, फीचर फिल्म, ठीक है। एक है राजकुमार की फिल्म है श्रीकांत, इनको क्या मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का। अब याद ये रखना है इसको, गौतम की जो फिल्म है उसको फीचर का मिला है और राजकुमार राव की है उनको हिंदी का मिला है। और नाग अश्विनी की फिल्म कल्कि है उसको क्या है लोकप्रिय, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर चेंज कर देंगे, लोकप्रिय की जगह हिंदी लगा देंगे, हिंदी की जगह फीचर लगा देंगे, बस इसको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 रॉकेट के बारे में सही कथन चुनिए। एरोस्पेस स्काई रूट एरोस्पेस है, उनके विक्रम 1 के रॉकेट के बारे में सही कथन चुनना है। यह भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट है, इसे इसरो ने विकसित किया है। यह भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है या फिर इसे बिना 3D तकनीक से बनाया गया है। इसमें से कौन सा सही होगा, सही कथन पूछा गया है स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम फर्स्ट रॉकेट के बारे में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा यह भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विक्रम फर्स्ट रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी, यह भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। श्रीहरिकोटा से, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस जो विक्रम फर्स्ट है इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, श्रीहरिकोटा से। और इसमें क्या है 3D प्रिंटेड डिज़ाइन का उपयोग हुआ है। और अपन को ऑप्शन में क्या दिया गया था, 3D प्रिंटेड डिज़ाइन का उपयोग नहीं हुआ, बल्कि इसमें 3D प्रिंटेड डिज़ाइन का उपयोग हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट है भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी के संबंध में सही विकल्प चुनिए। कौन से हैं, भारत के हैं 99वें ग्रैंड मास्टर, इसके बारे में हमें सही कथन को चुनना है। फर्स्ट है वी एस रैथनवेल ने 2000 ELO रेटिंग प्राप्त की है। और नेक्स्ट है वी एस रैथनवेल 25 वर्षीय एक शतरंज के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है यह उपलब्धि ओलंपिक में मिली है। और फोर्थ है वे राजस्थान से है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वी एस रैथनवेल 25 वर्षीय शतरंज के खिलाड़ी है। यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें ये 2000 नहीं होगा, ये 2500 ELO रेटिंग होगी, 2500 ELO रेटिंग। व्याख्या देख लेते हैं।
खिलाड़ी कौन कितने साल के हैं? वो 25 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी, जो कि राजस्थान के नहीं है, तमिलनाडु के। ऑप्शन में दिया गया राजस्थान, यह है तमिलनाडु के। और उपलब्धि 99वे ग्रैंड मास्टर बने। यह उपलब्धि गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन में मिली। जीएम बनने के लिए 2500 ELO रेटिंग जरूरी होती है। कितनी रेटिंग जरूरी होती है? 2500 ELO। बस ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े ही यहाँ पे अपन को चेंज करके दे देते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये पूछा गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। ए, हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरजीत सिंह ग्रेवाल को क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 5 वर्ष है। थर्ड है, मुनावरी बेगम है। मुनावरी बेगम को क्या है? मुनावरी बेगम को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और ग्लेन ई सूजा टिकलो, ये नाम है, ग्लेन ई सूजा टिकलो को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद क्या रखना है? हरजीत सिंह ग्रेवाल को क्या है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, उनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। बस यहीं पे अपन को चेंज करके दे देंगे। और मुनावरी बेगम को आयोग का क्या उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, और ग्लेन ई सूजा टिकलो को क्या अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें से सही कथन चुनना अपन को। सही कथन कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इसमें 5 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 3 वर्ष है, 3 वर्ष के लिए होता है। और यहाँ पे मुनावरी बेगम को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी सही है। और ग्लेन ई सूजा टिकलो को अध्यक्ष नहीं, सदस्य बनाया गया है। क्लियर? चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरजीत सिंह ग्रेवाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कब हुई? अप्रैल 2025 में। और कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष तक। ठीक है, यह पद पहले खाली था। ग्लेन ई सूजा टिकलो को क्या है? सदस्य बनाया गया। और ऑप्शन में क्या दिया गया अपन को? अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री कौन बने? ब्रिटेन के जो 59वें प्रधानमंत्री वो कौन बने? ऑप्शन ए, बोरिस जॉनसन। ऑप्शन बी, एंडी बर्नहैम। ऑप्शन सी, ऋषि सुनक। ऑप्शन डी, कीर स्टार्मर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडी बर्नहैम, जो ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री बने हैं। इसकी व्याख्या देख, पार्टी के नेता एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने किंग चार्ल्स III से मुलाकात के बाद पदभार संभाला और कीर स्टार्मर की जगह ली है। 56 वर्षीय बर्नहैम पिछले 10 वर्षों में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री बने हैं। 10 वर्षों में 7वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्यूडेंगा टीका, ये टीके का नाम है क्यूडेंगा टीका, किस बीमारी के लिए विकसित किया गया है? नंबर ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी चिकनगुनिया और ऑप्शन डी है टीबी। तो किसके लिए किया गया है? डेंगू के लिए इस क्यूडेंगा टीका का विकसित किया गया है। क्यूडेंगा भारत का पहला डेंगू टीका है। ये टीके का नाम है क्यूडेंगा टीका। भारत का क्या पहला डेंगू टीका है, जिसे जापान की कंपनी तेकदा ने विकसित किया है। जापान की एक कंपनी है तेकदा, उन्होंने विकसित किया है। आयु सीमा है 4 से 60 वर्ष। 4 से और 60 वर्ष के जो पर्सन है उनको ये टीका लगेगा। 3 महीने में 2 डोज, 3 महीने में 2 डोज जरूरी है। पहले डेंगू हुआ या नहीं ये टेस्ट करना जरूरी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहाई के द्वारा शुरू किया गया मार्ग मित्र ऐप किससे संबंधित है? जो मार्ग मित्र ऐप है वो नहाई ने शुरू किया है। वो किससे संबंधित है? रेलवे सेवा, हेल्थ सेवा, हाईवे सहायता या फिर बैंकिंग सेवा। किससे संबंधित है? हाईवे सहायता से संबंधित है। क्लियर? ऐप 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये जो ऐप है इसमें कितनी भाषाएं उपलब्ध है? 22 भाषाएं। 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले, जो 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं उनके लिए लोकल पास सुविधा उपलब्ध है। क्लियर? नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट किस संस्था ने लॉन्च की? RBI, सेबी, NSE या नाबार्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट किस संस्था ने लॉन्च की है? NSE। क्लियर? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। NSE इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने EGRS सेगमेंट लॉन्च किया। EGRS के पीछे वास्तविक सोना होता है और निवेशक इसे फिजिकल गोल्ड में बदल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने 2026 और से 2027 से स्कूलों में किस विषय को जोड़ने का निर्णय लिया है? कर्नाटक की सरकार ने, कहाँ की सरकार ने? कर्नाटक की सरकार ने 2026 और 27 से
स्कूलों में कौन सा ऐसा विषय जोड़ने का निर्णय लिया है? रोबोटिक, ऑप्शन बी एआई शिक्षा, ऑप्शन सी साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन डी है डेटा साइंस। तो किसको? एआई शिक्षा को जोड़ने का निर्णय लिया है। क्लियर? व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने तीसरी भाषा की जगह एआई शिक्षा शुरू राज्य के 1652 सरकारी हाई स्कूल्स में करने का निर्णय लिया है। यह योजना नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत है। NSQF इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत है। इसका उद्देश्य छात्रों को रोजगार योग्य बनाना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एआई के नए CTO कौन बने? ओपन एआई के नए CTO कौन बने हैं? देखते हैं। ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी सैम ऑल्टमैन, ऑप्शन सी है उदय रुद्राजू और ऑप्शन डी है मीर मुराती। तो कौन बने हैं ओपन एआई के नए CTO? उदय रुद्राजू। क्लियर? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल के उदय रुद्राजू को ओपन एआई का CTO नियुक्त किया है। किसको? उदय रुद्राजू को। ये रेड्डी आ गए यहाँ पे, रेड्डी नहीं है, ये उदय रुद्राजू है। इसको सही कर लेना, रुद्राजू नाम होगा, यहाँ पे रेड्डी मिस्टेक से हो गया। पहले एलन मस्क की कंपनी XAI कंपनी में कार्य कर चुके हैं। जो उदय रुद्राजू है वो कहाँ? एलन मस्क की XAI कंपनी में कार्य कर चुके हैं और जुलाई 2025 में ओपन एआई से जुड़े। अब वे GPT 5.6 जैसे AI मॉडल के लिए डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTAA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये दत्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ाना, दो देशों के बीच टैक्स को दुगुना करना या दोहरी कराधान से बचना, और डी है केवल निवेश बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोहरी कराधान से बचाना। DTAA का उद्देश्य क्या हो जाएगा? दोहरी कराधान से बचाना। इसका व्याख्या देख लेते हैं। DTAA इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसका उद्देश्य है एक ही आय पर 2 बार टैक्स लगने से बचना। क्या? एक आय पे, आय एक ही है और उस पर क्या है 2 बार टैक्स लगाया जाता है, तो उससे बचने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन अपना है, DTAA में एंटी एब्यूज़ नियम क्यों जोड़ा गया? जो एंटी एब्यूज़ नियम है वो क्यों जोड़ा गया? टैक्स बढ़ाने के लिए, विदेशी निवेश रोकने के लिए, गलत तरीके से टैक्स बचाने को रोकने के लिए, या फिर केवल अमीर लोगों के लिए? तो ये एंटी एब्यूज़ नियम है, ये DTAA में क्यों जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा गलत तरीके से टैक्स बचाने को रोकने के लिए। एंटी एब्यूज का उद्देश्य है फर्जी तरीके से टैक्स बचाने को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा ने किस विधेयक को पारित किया? जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उन्होंने किस विधेयक को पारित किया? समान शिक्षा संहिता, नंबर 20 समान नागरिक संहिता, नंबर C कृषि सुधार विधेयक, और नंबर D है महिला सुरक्षा विधेयक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित किया, जिसमें बहुविवाह और निकाह हलाला को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। इसमें क्या क्या बताया गया है? ये जो समान नागरिक संहिता है इस विधेयक में क्या क्या है? इसमें क्या है स्टार्टिंग से देखते हैं। इसमें बहुविवाह और निकाह हलाला को अपराध की श्रेणी में रखा गया, नंबर 1। नंबर 2, लिव इन रिलेशनशिप का क्या पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। और ST अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनकी संस्कृति पहचान बनाए रखने के लिए इस कानून से छूट दी गई है। इस कानून से क्या है? ST को छूट दी गई है। क्वेश्चन है, भारत में कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पूछी गई है, कितनी है? 45%, 50%, 59.8% या फिर 70%। कितना है? 59.8% महिलाओं की भागीदारी है। केंद्र सरकार के अनुसार 59.8% महिलाएं कृषि कार्यबल में शामिल है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी बढ़ती भूमिका दर्शाता है और ग्रामीण भारत में खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में रोजगार मिलने के कारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। साथ ही देश का
लगभग 2.12 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। जो देश का लगभग 2.12 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र क्या है, हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? 10 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम या फिर 18 वर्ष से कम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 वर्ष से कम के बच्चों पे क्या है, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। किसने? फ्रांस ने। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? कौन सा? कॉमनवेल्थ गेम या फिर राष्ट्रमंडल खेल, कुछ भी बोल सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल को ही इंग्लिश में कॉमनवेल्थ बोलते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? पीवी संधू, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा और साक्षी मलिक। तो किसको चुना गया है? मीराबाई चानू को भारत का ध्वजवाहक चुना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, भारत की जो वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, उसको 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ध्वजवाहक चुना है। और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन मसाल वाहक, जो मसाल वाहक कौन है? मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए। कहाँ? स्कॉटलैंड का ग्लासगो जो जगह है वहाँ पे 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ये आयोजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में एआई मंत्री बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? भारतीय मूल का पूछा है। ब्रिटेन में बने हैं एआई मंत्री ऋषि सुनक, कीर स्टारमर, कनिष्क नारायण, सुंदर पिचाई। तो एआई मंत्री कौन बने हैं? कनिष्क नारायण। कनिष्क नारायण ब्रिटेन में एआई मंत्री बने और जो भारतीय मूल के हैं। एआई को कैबिनेट स्तर मिलने का मतलब है क्या? एआई को कैबिनेट स्तर मिलने का मतलब क्या है कि एआई को सरकार की जो प्राथमिकता और रणनीतिक क्षेत्र माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किसे पार्डो अल्लाह कैरियर अवार्ड दिया गया? ये कैरियर का नाम है, पार्डो अल्लाह कैरियर अवार्ड दिया गया है। किसको? और फिल्म कौन सी है? लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। ये फेस्टिवल का नाम है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल और ये कौन से नंबर का? 79वें नंबर का। और कैरियर अवार्ड का नाम क्या है? पार्डो अल्लाह कैरियर अवार्ड। शाहरुख खान को दिया गया, जेम्स ग्रे को दिया गया, फिर क्रिस्टोफर नोलन और आमिर खान। किसको दिया गया है ये अवार्ड? जेम्स ग्रे को। क्लियर? व्याख्या है इसकी। अमेरिकी फिल्म निर्माता जेम्स ग्रे को, अमेरिका के हैं फिल्म निर्माता जेम्स ग्रे को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का नाम क्या है? लोकार्नो। उनको पार्डो अल्लाह कैरियर अवार्ड दिया गया है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है। ये कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में। और यह विश्व के प्रमुख फिल्म फेस्टिवल में से एक है। 9 अगस्त को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? ये 9 अगस्त को। इसी दिन इनकी फिल्म कौन सी है? पेपर टाइगर। फिल्म का नाम क्या है? और इसी दिन 9 अगस्त को ही क्या है? इनकी फिल्म पेपर टाइगर का भी प्रीमियर होगा। इससे पहले शाहरुख खान और जैकी चेन भी इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। कौन? शाहरुख खान और जैकी चेन। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुंबई के ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य में क्या स्थापित किया जा रहा है? क्या स्थापित किया जा रहा है? समुद्री संग्रहालय। ऑप्शन बी, देश का पहला एआई पक्षी अभयारण्य, देश का पहला एआई आधारित पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। क्या स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला एआई आधारित पक्षी अभयारण्य। ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य में एआई तकनीक से पक्षियों की पहचान, ये क्या है? एआई तकनीक से पक्षियों की पहचान की जाएगी, गिनती की जाएगी और सुरक्षा की जाएगी। इसलिए यह देश का पहला एआई आधारित पक्षी अभयारण्य बनेगा। इस परियोजना के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कितने? 45 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह केंद्र 20.09 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। केंद्र के कितने हेक्टेयर में? 20.09 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते से संबंधित कौन सा कथन सही है? WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते से संबंधित कौन सा सही है? यह 2022 में पेरिस में हुआ। बस यहाँ पे या तो ये डेट चेंज करेंगे या फिर इस जगह को चेंज करेंगे, यही होगा मेन एग्जाम में। 2022 में पेरिस में हुआ।
भारत में इसमें शामिल होने वाला 123वां देश है। यह केवल कृषि सब्सिडी पर आधारित है और इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शामिल होने वाला 123वां देश है भारत। इसमें शामिल होने वाला 123वां देश है और ये 2022 में तो हुआ, लेकिन पेरिस में नहीं हुआ, ये जनेवा में हुआ। कहाँ हुआ? जिनेवा में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत WTO के इस समझौते में शामिल होने वाला 123वां देश बना। इसका उद्देश्य है अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाना और 2022 में जिनेवा में WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान बना था। जिनेवा में बनाया। क्लियर। INS मालवन किस प्रकार का युद्धपोत है? विमानवाहक पोत, पनडुब्बी, माहे क्लास का एंटी सबमरीन फारवेयर सेलो वाटर क्राफ्ट या फिर मिसाइल डेस्ट्रॉयर। तो किस तरह का युद्धपोत है? माहे क्लास का एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। INS मालवन एक एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है जो उथले पानी में पनडुब्बियों का पता लगाने और नष्ट करने में सक्षम है। यह पोत 80% स्वदेशी सामग्री से बना है जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण है। INS मालवन का नाम महाराष्ट्र के एक तटीय शहर के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र का एक तटीय शहर है INS मालवन, उसके नाम पे ही नाम रखा गया है। लाकोडोंग हल्दी मिशन किस राज्य से संबंधित है? ये एक लाकोडोंग हल्दी मिशन है, वो किस राज्य से संबंधित है? असम, मेघालय, नागालैंड या मणिपुर। तो किससे संबंधित है? ये मेघालय से संबंधित है। क्लियर। लाकाडोंग हल्दी मेघालय की प्रसिद्ध हल्दी है। ये मेघालय की क्या है? प्रसिद्ध हल्दी। ये हल्दी का नाम है लाकाडोंग। इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता सुधारना और ब्रांडिंग करना ताकि किसानों की आय बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण कितना हो चुका है? भारत में जो रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क है उसका विद्युतीकरण पूछा है। 90%, 95%, 99.6% या फिर 100%। तो कितना हो जाएगा? 99.6%। रेलवे विद्युतीकरण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रेलवे विद्युतीकरण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें? दूसरा। इसकी व्याख्या सब यहाँ पे क्लियर है। 100% विद्युतीकरण के साथ स्कॉटलैंड पहले स्थान पर। स्कॉटलैंड क्या है? फर्स्ट स्थान पे है 100% विद्युतीकरण के साथ। और चीन है वो है दूसरे थर्ड स्थान पे 82% के साथ। जबकि भारत क्या है? 99.6 दूसरे स्थान पे। कितने विद्युतीकरण के साथ है? 99.6% के साथ में। क्लियर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कौन सा पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उनको पुरस्कार कौन सा मिला? भारत रत्न, पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार या वीर चक्र। कौन सा मिला इनको? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। क्लियर। व्याख्या है इसकी। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि जो 1 अगस्त को आती है पर दिया गया। अजीत डोभाल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों, गुप्त अभियानों और सीमा सुरक्षा में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। क्लियर। 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं कि 21 से लेकर 24 जुलाई तक का अपना करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल जहां हम 25 क्वेश्चन लेके आए वो अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम करेंगे 25 से आगे 2 या 3 दिन का जितना भी होगा वो कर लेंगे। जिन्होंने भी पीछे की क्लास नहीं देखी है प्लीज़ देख लेना। जुलाई से अपने स्टार्ट किया करंट अफेयर। जाने से पहले एक बार चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।